नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 26 फरवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तीनों इश्यूज देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सेकुलरिज्म से संबंधित, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के बीच में टकराव से संबंधित एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल सर्विकल कैंसर और HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो सरकार ने लॉन्च किया है उससे संबंधित। नेक्स्ट, बोटल्ड वाटर को हम सोचते हैं सेफ है, लेकिन बोटल्ड वाटर भी बिल्कुल सेफ नहीं है। तो तीनों आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजन के बीच में कंफ्लिक्ट से संबंधित है। मतलब एक तरफ संविधान और दूसरी तरफ रिलीजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है और ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम कवर करेंगे। लेकिन देखो, किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए ना पहले फाउंडेशन को स्ट्रोंग करना जरूरी है। तो पहले मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर देता हूं। देखो, हमारे संविधान में ना धार्मिक आजादी यानी रिलीजियस फ्रीडम कहां पे दी गई है? पार्ट 3 में दी गई है, फंडामेंटल राइट्स में दी गई है। यहां पे देखो दो आर्टिकल समझने जरूरी हैं। एक आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 देखो हर एक इंसान को अपना धर्म मानने की ना आजादी देता है। तो ये आपका पर्सनल राइट है, आप अपने धर्म को मान सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखो कोई हिंदू मंदिर जाना चाहता है, कोई मुस्लिम नमाज पढ़ना चाहता है, या फिर कोई सिख पगड़ी पहनना चाहता है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आर्टिकल 25 के अंदर आती हैं। तो ये आर्टिकल 25 जो है आपको आपका फेथ मानने की गारंटी देता है, आजादी देता है। फिर इसके बाद में आता है आर्टिकल 26। थोड़ा कोल्ड हो गया। ये देखो एक रिलीजियस ग्रुप को आजादी देता है। आर्टिकल 25 ये इंडिविजुअल फ्रीडम की गारंटी देता है, लेकिन आर्टिकल 26 जो है ये एक रिलीजियस ग्रुप को आजादी देता है कि वो अपने हिसाब से अपने जो मामले हैं वो मैनेज करे। समझ गए? आर्टिकल 26 जो है वो ग्रुप राइट है, ये इंडिविजुअल राइट है 26 ग्रुप राइट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो गुरुद्वारा कमेटी है, वो खुद डिसाइड करेगी कि भाई लंगर कैसे बनेगा, या फिर एक चर्च जो है, चर्च अपने जो ट्रस्टीज है वो खुद अपॉइंट करेगी। ये सब आर्टिकल 26 का हिस्सा है। बस ये याद रखिएगा, आर्टिकल 25 इंडिविजुअल राइट्स, आर्टिकल 26 ग्रुप राइट्स। अब ट्विस्ट देखो यहां पे है, ये दोनों राइट्स ना अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। संविधान ये कहता है कि पब्लिक ऑर्डर मान लो खराब हो रहा है, या फिर कोई चीज मोरालिटी के अगेंस्ट हो रही है, हेल्थ के अगेंस्ट हो रही है, या फिर कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। तब देखो इन दोनों राइट्स पे ना रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो ये राइट अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर इनको कर्ब भी किया जा सकता है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर देखो कोई धार्मिक प्रैक्टिस ये कहती है कि जानवरों की बलि दे दो, एनिमल सेक्रीफाइस कर दो, तो स्टेट बोलेगा भाई पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये मोरालिटी नहीं है जानवरों की बलि देना, तो हम आपका ये जो आर्टिकल 26 है वो कर्ब कर रहे हैं, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। समझ गए? ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। और देखो इसके भी अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, मान लो इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में ही आपस में टकराव हो जाए। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो एक महिला कहती है कि मुझे मंदिर में जाने का हक है, ये मेरा आर्टिकल 25 है, ये मेरा इंडिविजुअल राइट है, मैं मंदिर में जा सकती हूं। लेकिन मंदिर का ट्रस्ट ये कहता है कि हमारे रिलीजियस ट्रेडिशन के हिसाब से आप मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। तो दोनों राइट्स के बीच में टकराव हो गया ना, ग्रुप राइट्स के बीच में और इंडिविजुअल राइट के बीच में, दोनों के बीच में टकराव हो गया। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। अब कोर्ट को यह डिसाइड करना पड़ता है कि किसका जो हक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यही हो रहा है सबरीमाला केस में, जो 2018 का केस है। 2018 में ना
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने ना एक बड़ा फैसला सुनाया। केस का नाम क्या था? केस का नाम था इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इशू क्या था? देखो, सबरीमाला टेम्पल में ना, केरला में है सबरीमाला टेम्पल। अब इस टेम्पल में ना 10 से लेके 50 साल की एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं ना, उनकी एंट्री बैन थी। और ये जो है ना, ये मंदिर का ना सदियों पुराना कस्टम था, समझ गए? और ये बैन इस बिलीफ पर बेस्ड था कि जो लॉर्ड अयप्पा है ना, भगवान अयप्पा है, वो देखो नैस्तिका ब्रह्मचारी हैं, मतलब एटर्नल सेलिब्रेट हैं। और रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं की जो प्रेजेंस है, वो उनके ब्रह्मचारी वाली जो शपथ है उसको डिस्टर्ब करेगी। तो केरला में ना इस कस्टम को ना सदियों से फॉलो किया जा रहा है। कोर्ट ने ये बोला, 4-1 से कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ना इस बैन को हटा दिया कि 10 से 50 की एज ग्रुप की महिलाएं नहीं जा सकती, 10 से 50 के बीच में, इसको हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ना 2018 के अपने वर्डिक्ट में मंदिर के दरवाजे ना सभी एज की महिलाओं के लिए खोल दिए। इसके बाद तो देखो देश भर में प्रोटेस्ट हुए। कुछ ने ये बोला कि ये हमारे धर्म का अपमान है, कुछ ने ये बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है, समझ रहे हो? तो काफी प्रोटेस्ट हुए, काफी हल्ला मचा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ना इस मामले को एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास में भेज दिया, 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो आज 6 साल बाद या 8 साल बाद, यानी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ना इस वर्डिक्ट को रिव्यू करेगी और 9 जजों की बेंच बैठेगी। तो एक बार राइटर ये भी बताते हैं कि जो ये 2018 में मामला, 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था ना, 4 जज एक साइड थे, 1 जज एक साइड था। तो क्या क्या व्यू था, मेजॉरिटी ओपिनियन क्या था 2018 के वर्डिक्ट में, और माइनॉरिटी ओपिनियन क्या था? तो 4 जज कौन कौन थे? नाम लिखा हुआ है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। दीपक मिश्रा, AM खानविलकर, जस्टिस रोहिंटन, DY चंद्रचूड़, जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने। इन 4 जजेस की ओपिनियन ये थी, यानी मेजॉरिटी ओपिनियन ये थी कि ना लॉर्ड अयप्पा के जो भगत हैं वो कोई अलग से रिलीजियस डेनोमिनेशन यानी कोई सेपरेट ग्रुप नहीं है, समझ गए? पहली चीज उन्होंने ये बोली कि लॉर्ड अयप्पा के जो भक्त हैं वो कोई अलग से सेपरेट ग्रुप नहीं है। जैसे देखो वैष्णव्स हैं, वैष्णव्स मतलब भगवान विष्णु के भक्त हैं। शिवाइट्स हैं, जैसे भगवान शिव के भक्त हैं, वो एक सेपरेट ग्रुप है, वो सेपरेट डेनोमिनेशन है। वैसे देखो लॉर्ड अयप्पा के जो भक्त हैं वो सेपरेट ग्रुप नहीं है, वो तो हिंदू धर्म का पार्ट है। इसलिए आर्टिकल 26 के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो पहली बात ये बोली मेजॉरिटी ओपिनियन ने। दूसरी बात ये बोली कि महिलाओं के ऊपर ये बैन है ना कि 10 से 50 की एज ग्रुप में जो भी महिलाएं आती हैं वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। ये इन महिलाओं के आर्टिकल 25 का वायलेशन है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है। कोर्ट ने ये बोला कि अगर देखो एक हिंदू महिला तिरुपति मंदिर में जा सकती है, वैष्णो देवी मंदिर में जा सकती है, या फिर किसी दूसरे मंदिर में बिना रोक टोक के जा सकती है, तो सबरीमाला मंदिर में उस महिला की एंट्री रोकना एक प्रकार से भेदभाव है। यह आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है। फिर तीसरी बात मेजॉरिटी ओपिनियन ने यह बोली, जिस नियम के तहत में 10 से लेके 50 की एज ग्रुप की महिलाओं की एंट्री बैन है ना, यह कौन से एक्ट के अंदर किया गया? एक एक्ट है केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल्स 1965 के रूल नंबर 3 सेक्शन B के अंतर्गत। लेकिन राइटर बोलते हैं ये देखो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसी रूल का जो पेरेंट लॉ है यानी सेक्शन 3 है, वो खुद बोलता है कि सभी क्लासेस को टेंपल एक्सेस मिलेगा। समझ रहे हो? वो खुद बोलता है कि सभी लोगों को टेंपल का एक्सेस मिलेगा। लेकिन एक जज थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उन्होंने उस समय भी 2018 में भी मेजॉरिटी ओपिनियन के अगेंस्ट बोला था, और बोला था कि ये जो 10 से 50 के बीच में महिलाओं की एंट्री बैन है ना, ये सही है। क्या बोला था जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने? उन्होंने ये बोला था कि देखो एक सेकुलर पॉलिटी में ना राइट्स के बीच में ना आपस में बैलेंस स्टैब्लिश करना जरूरी है, हार्मोनाइज करना जरूरी है। मतलब जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने ये आर्ग्यू किया, जैसे देखो मुस्लिम्स के लिए हज के स्पेसिफिक रिचुअल्स हैं जो कि कोर्ट चेंज नहीं कर सकता, वैसे ही देखो हर धर्म के ना अपने कुछ अंदरूनी कस्टम्स होते हैं जिनमें जुडिशरी को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए।
उन्होंने ये भी बोला कि देखो कौन सा जो प्रैक्टिस है वो किसी धर्म की एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, इसमें कोर्ट को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये बातें जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने बोली थी। उन्होंने ये बोला कि देखो एक जनरल इक्वालिटी का फॉर्मूला आप धर्म के कस्टम्स के ऊपर नहीं थोप सकते। जैसे ये आर्टिकल 14 हो गया ना, आप कुछ महिलाओं को रोक रहे हैं, कुछ को जाने दे रहे हैं, तो ये इक्वालिटी का फॉर्मूला है। लेकिन जस्टिस इंदु मल्होत्रा कहती हैं ये आप धर्म के कस्टम्स पे नहीं थोप सकते। तो ये सारी बातें बोली। अब यहां पे ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिस पे जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने भी बोला, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का कंसेप्ट। मैं ये कंसेप्ट आपको बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला कंसेप्ट। देखो जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने ना इस कंसेप्ट का जिक्र किया, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अब ये जो प्रैक्टिस है ना, इन मामलों में यूज की जाती है और इसी पे सबसे बड़ा विवाद है। पिछले कई सालों से ना सुप्रीम कोर्ट इसी टेस्ट का, यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो टेस्ट है वो यूज कर रहा है, ये पता लगाने के लिए कि आर्टिकल 25 पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती है। क्या है ये प्रैक्टिस? जब भी किसी प्रैक्टिस पे विवाद होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, जब भी धर्म की किसी प्रैक्टिस पे विवाद होता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि वो जो प्रैक्टिस है वो उस धर्म के लिए कितनी ज्यादा एसेंशियल है, वो उस धर्म के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1954 में ना एक केस सामने आया था, सिरूर मठ का केस था, सिरूर मठ। इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये टेस्ट इस्टेब्लिश किया था कि हम ये यूज करेंगे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। कोर्ट ने ये कहा था, देखो सिर्फ उन्हीं प्रैक्टिसेस को हम संविधान की प्रोटेक्शन देंगे जो प्रैक्टिस उस धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, जो उस धर्म के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, जो उस धर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ उसी प्रैक्टिस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देंगे, यानी उस प्रैक्टिस का हम आर्टिकल 26 जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने 1954 के सिरूर मठ केस में बोल दी थी। लेकिन यह कौन डिसाइड करेगा कि वो प्रैक्टिस जो है उस धर्म की एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है? इस बात पे देखो आज भी विवाद होता है। मतलब ये डिसाइड कौन करेगा कि ये जो प्रैक्टिस है वो उस धर्म की इंटीग्रल प्रैक्टिस है, उस धर्म का कोर पार्ट है या नहीं है? ये कौन डिसाइड करेगा? देखो अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ये जो प्रैक्टिस है ये उस धर्म की इंटीग्रल प्रैक्टिस है, एसेंशियल प्रैक्टिस है, सुप्रीम कोर्ट अगर ये डिसाइड करेगा तो मतलब सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से पंडित बन रहा है, मौलवी बन रहा है। तो कोर्ट तो मतलब धर्म के अंदर घुस के डिसाइड कर रहा है ना, जबकि कोर्ट थियोलॉजिकल जजमेंट नहीं दे सकता। समझ रहे हो? अगर कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ये उस धर्म की एसेंशियल पार्ट है या नहीं है, तो फिर देखो कोर्ट इस मामले में ना सक्षम नहीं है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूं। 2004 है ना, आनंद मार्गी सेक्ट है, आनंद मार्गी सेक्ट। अब ये आनंद मार्गीज जो सेक्ट है ना, ये तांडव डांस करते थे, तांडव डांस। अब तांडव डांस ये लोग करते थे ना, स्कल लेके करते थे, खोपड़ी जो होती है ना, वो स्कल लेके पब्लिक में ये डांस करते थे। तो कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई ये आपके सेक्ट की ना एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, तो इस पर हम बैन लगा रहे हैं। लेकिन इस केस में सोच के देखो, आनंद मार्गी सेक्ट के फॉलोअर्स का ये कहना था हमें स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है और उस स्पिरिचुअल पाथ पे हमें चलना है, उसका कोर है ये तांडव डांस पब्लिक में करना और स्कल लेके करना। लेकिन कोर्ट ने बेसिकली उन्हें यह बता दिया कि तुम्हारे धर्म को तुमसे ज्यादा हम जानते हैं। ये 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बता दिया कि तुम नहीं जानते अपने धर्म के बारे में, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। हम बता रहे हैं ये आपकी एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, जबकि फॉलोअर्स कह रहे हैं कि भाई ये हमारी एसेंशियल प्रैक्टिस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। समझ गए? अब आगे चलते हैं। तो देखो राइटर बोलते हैं ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला कंसेप्ट है ना, इसमें 3 मेजर फ्लॉज हैं, 3 मेजर दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये पॉइंट आउट किया था कि ये जो टेस्ट है ना, कोर्ट्स को ना धर्म का चोला पहना देता है। कोर्ट्स धर्म का चोला पहन के डिसाइड करती हैं कि ये प्रैक्टिस धर्म का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है, जो कि गलत है, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। दूसरी चीज
प्रैक्टिस लिमिटेशन, मतलब बिना क्रॉस एग्जामिनेशन किए, बिना ओरल एविडेंस के जजेस जो हैं फैक्ट्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल लिमिटेशन भी है। तीसरा है डिग्निटी वर्सेस एसेंशियलिटी। देखो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर कोई प्रैक्टिस धर्म के लिए एसेंशियल है लेकिन एक इंसान की डिग्निटी के खिलाफ है, तो कोर्ट क्या उसे अलाउ करेगा? इवन इसका जवाब भी ये जो टेस्ट है वो नहीं देता है, ईआरपी टेस्ट यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। इस टेस्ट में दिखते हैं, इसी वजह से देखो जो पहले चीफ जस्टिस थे ना, जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने ना अपनी जजमेंट में ना एक नया तरीका बताया, एक बेहतरीन फ्रेमवर्क दिया जिसका नाम था एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट। अब ये नया कंसेप्ट क्या है आप ध्यान से समझना। अब ये जो टेस्ट है ना, ये दो चीजें देखता है। पहली चीज देखता है डेफरेंस। डेफरेंस मतलब सम्मान। कोर्ट देखो धर्म वालों को ना पूरी आजादी देगा, धर्म के फॉलोअर्स को आजादी देगा कि भाई तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि उनके क्या डॉक्ट्रिन है, क्या प्रिंसिपल्स हैं। हम धर्म का चोला नहीं पहनेंगे, यानी कोर्ट धर्म का चोला नहीं पहने के ये डिसाइड करेगी कौन सी प्रैक्टिस है आपके धर्म की, कौन सी नहीं है, आप खुद ही डिसाइड करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखो जैन कम्युनिटी ये कहती है कि उनके धर्म में संथारा आपको पता है ना, एक प्रैक्टिस होती है, फास्ट अनटू डेथ होता है, तो ये उनकी ना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, तो उनके अंदर ये प्रैक्टिस है। तो इस एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट के अंदर कोर्ट ये नहीं कहेगा कि भाई ये आपके धर्म की एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है। कोर्ट देखो उस धर्म के फॉलोअर्स के प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप ये है, लेकिन देखो अगर कोई कस्टम किसी इंसान को सोसाइटी से एक्सक्लूड करता है, या फिर आपका कोई कस्टम जिससे किसी इंसान की डिग्निटी हर्ट होती है, तो उसको हम रोक देंगे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रोक देगा। सिर्फ दो स्टेप हैं इस एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट में। जैसे देखो अगर किसी कम्युनिटी में मान लो इंटरकास्ट मैरिज करने वाले जो कपल है ना, उनको पूरी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाता है, उनके साथ कोई बात नहीं करता है, या फिर उनकी दुकान से कोई सामान नहीं खरीदता है, तो ये क्या है? ये एक प्रकार से एक्सक्लूजन है। तो ये सब चीजें कोर्ट नहीं करने देगा, ये सब चीजें संविधान नहीं करने देगा। तो ये एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट है। ये डिफरेंस भी दिया हुआ है दोनों टेस्ट के बीच में। तो ईआरपी टेस्ट देखो ये पूछता है कि क्या ये जो प्रैक्टिस है आपके धर्म के लिए एसेंशियल है, फोकस धर्म पर है, समझ गए। लेकिन एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट में धर्म के फॉलोअर्स डिसाइड करते हैं। एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट में यह डिसाइड होता है कि क्या ये जो प्रैक्टिस है इससे एक्सक्लूजन हो रहा है, किसी को बहिष्कार किया जा रहा है, किसी की डिग्निटी हर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जो चीजें मैंने बताई बस वो स्लाइड के रूप में, डिफरेंस के रूप में दे दी गई हैं, समझ गए। अब इसके बाद राइटर देखो एक बात बोलते हैं, ये 9 जजेस की बेंच अब बैठने वाली है ना, ये बेंच देखो सिर्फ सबरीमाला केस पे फैसला नहीं लेगी। ये जो बेंच है ना पूरे इंडिया की रिलीजियस फ्रीडम पे फैसला लेगी, मतलब एक बेस बनाएगी। 9 जज की बेंच जो फैसला लेगी ना वही बेस बनेगा, उसी पे फिर आने वाले समय में जजमेंट्स आएंगी। तो इस 9 जजेस की बेंच का जो डिसीजन का इंपैक्ट है वो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी पर भी पड़ेगा, पारसी वुमन पे भी पड़ेगा। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी पे कैसे पड़ेगा? देखो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का जो रिलीजियस हेड होते हैं ना, उनके पास में ना पावर होती है अपने मेंबर्स को ना समाज से निकालने की। तो क्या ये उनकी रिलीजियस पावर है आर्टिकल 26 के अंदर, या फिर ये किसी की बेसिक राइट का वायलेशन है, डिग्निटी का वायलेशन है? तो जब सबरीमाला टेम्पल का फैसला आएगा तो फिर ये वाला केस भी इंपैक्ट होगा। पारसी वुमन है, पारसी वुमन में क्या होता है, देखो अगर कोई पारसी महिला किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी करती है ना, तो वो फिर अपना जो जोरोस्ट्रियन फेथ है उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकती। तो क्या ये भी उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट है, पारसी महिलाओं की डिग्निटी के अगेंस्ट है? तो इस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा जब सबरीमाला टेम्पल पे 9 जजेस की बेंच का वर्डिक्ट आएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था और काफी डीप नॉलेज मिलती है इस आर्टिकल से। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के हेल्थ एंड सोशल साइंस सोशल जस्टिस टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
ये सारे एस्पेक्ट्स इस आर्टिकल में हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। सर्विकल कैंसर क्या होता है? सबसे पहले आप ये बताओ, व्हाट इज सर्विकल कैंसर? देखो, सर्विकल कैंसर जो होता है ना, ये ना बच्चेदानी, मतलब महिलाओं में जो बच्चेदानी होती है ना, बच्चेदानी की मुंह का कैंसर है। जो सर्विक्स होता है ना, उसका ये कैंसर है, जिसे बच्चेदानी का मुंह भी कहा जाता है। ये होता कैसे है? सर्विक्स कैंसर जो है ना, ये एक वायरस के लगातार इन्फेक्शन की वजह से होता है, और उसी वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस। अब आप ना यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट समझो। देखो, ये जो वायरस है ना, HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, अब वैसे तो इसके देखो 100 से ज्यादा टाइप्स होते हैं, पर देखो सारे खतरनाक नहीं होते। आर्टिकल एक चीज साफ कहता है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के दो जो टाइप है, एक टाइप नंबर 16, एक टाइप नंबर 18, ये दो सबसे बड़े विलेन है, यानी गब्बर और मोगेम्बो हैं। इंडिया में 80% जो सर्विकल कैंसर के केसेस आते हैं ना, सिर्फ इन्हीं दो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के टाइप नंबर 16 और टाइप नंबर 18 के कारण आते हैं। लेकिन अच्छी न्यूज ये है, देखो ये सर्विकल कैंसर जो है ना, दुनिया के उन चुनिंदा कैंसर्स में से एक है जिसके लिए ना हमारे पास में वैक्सीन है। अगर सही टाइम पे अगर वैक्सीन लग जाए ना, और सही टाइम पे चेकअप हो जाए, रेगुलर स्क्रीनिंग हो जाए, तो ये सर्विकल कैंसर जो है वो 100% प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन अर्ली स्टेज में पकड़ना जरूरी है। अर्ली स्टेज में पकड़ लिया तो कंप्लीटली क्यूरेबल है, कंप्लीटली इलाज संभव है। बट आप डेटा देखिए जो डराने वाला है। आप सोचोगे सर अगर कंप्लीटली क्यूरेबल है तो इतना डरने की जरूरत क्यों है? आप डेटा देखिए। WHO के हिसाब से देखो, पूरी दुनिया में ना साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है ना, यहां पर इस रीजन में इस कैंसर के जो केसेस हैं और इस कैंसर की वजह से जो डेथ रेट है ना, दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। और इस रीजन की बात करें, इस पूरे रीजन में जितना सर्विक्स कैंसर के केसेस सामने आते हैं ना, उसमें 65% तो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। तो ये देखो बहुत शर्म की बात है। और इंडिया की महिलाओं में ना ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर के बाद में। ब्रेस्ट कैंसर के बाद में हमारे देश की महिलाओं में सबसे ज्यादा कैंसर यही वाला होता है, सर्विक्स कैंसर। और 2022 का जो डेटा है वो तो देखो ये कहता है 2022 में ना लगभग 1,27,000 नए केसेस सामने आए सर्विक्स कैंसर के, और करीबन देखो 80,000 महिलाओं की डेथ हो गई इस सर्विक्स कैंसर की वजह से। सोच के देखो, हर साल एक छोटा जो शहर है वो खत्म हो जाता है इस कैंसर की वजह से। तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम देखो इस चीज में है कि बीमारी ना अर्ली स्टेज में पकड़ी नहीं जाती। मतलब राइटर एक आंकड़ा देता है 30 से लेके 49 की एज ग्रुप वाली जो महिलाएं हैं ना, उस एज ग्रुप में सिर्फ 1.9% महिलाओं का ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो होता है। ये तो बहुत कम है। लेकिन देखो वैक्सीनेशन के मामले में ना इंडिया काफी बढ़िया चल रहा है। मतलब दुनिया पीछे जा रही है वैक्सीनेशन के मामले में और इंडिया आगे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी चीज है। जैसे कोविड-19 के समय में ना आपने देखा होगा लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे थे। इसे हम बोलते हैं एंटी वैक्सीनेशन सेंटिमेंट। आर्टिकल ना इसका एक बढ़िया एग्जांपल देता है। यूएसए में ना लोग वैक्सीन को अवॉइड कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? वहां पे ना आज मीजल्स के जो केसेस हैं ना बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यूएसए के 26 स्टेट है जहां पे मीजल्स जो है वो एपिडेमिक का रूप ले चुका है। सोच के देखो, मीजल्स ये वो बीमारी है जो खत्म हो चुकी थी, लेकिन लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। इसकी वजह से केसेस फिर से सामने आने लगे हैं। यानी लोगों का साइंस पे भरोसा उठ गया है, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, इस वजह से जो बीमारी खत्म हो चुकी थी वो वापस आ रही है। लेकिन इंडिया बढ़िया आगे मूव कर रहा है। इंडिया ने ना एक नेशन वाइड प्लान लॉन्च करने का फैसला लिया है। वो प्लान क्या है? HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम। HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम इस सर्विक्स कैंसर से निपटने के लिए है।
और देखो प्रोग्राम है क्या वो तो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन राइटर बोलते हैं देखो 90 पूरे वर्ल्ड में देश ऐसे हैं जहां पे ऑलरेडी देखो सिंगल डोज HPV वैक्सीन जो है वो दी जा रही है, और जिन देशों में ये वैक्सीन दी जा रही है HPV वायरस से निपटने के लिए, वहां पे सर्विक्स कैंसर के केसेस में गिरावट भी देखने को मिली। तो इंडिया अब उस 90 से ज़्यादा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, इस क्लब में शामिल हो गया है जहां पे ये जो वैक्सीन है वो दी जाएगी। अब डिकोड करते हैं क्या गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है, कौन टारगेट है जिनको वैक्सीन दी जाएगी। जो 14 साल की बच्चियां हैं ना उनको ये वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि देखो ये जो वैक्सीन है ना वो सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले लगनी चाहिए, तभी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो टारगेट ग्रुप कौन है? 14 साल की बच्चियां। फिर डोज कितनी लगेगी? सिर्फ एक सिंगल डोज लगेगी, और ये सिंगल डोज ऐसा नहीं है कि हम कम लगा रहे हैं, WHO के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई है उसे ही हम फॉलो कर रहे हैं। कहाँ लगेगी? सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां लगेगी। प्राइवेट क्लिनिक्स में ये नहीं बटेगी। और कौन लगाएगा? जो ट्रेन्ड मेडिकल ऑफिसर्स हैं या फिर जो स्किल्ड हेल्थ केयर टीम्स हैं, सिर्फ वही ये वैक्सीन लगाएंगी। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है कि सिर्फ गवर्नमेंट फैसिलिटीज में लगेंगी। तो राइटर बोलते हैं देखो इसका रीजन ना पास्ट में है। हुआ क्या था, 2009-10 में ना ट्रायल हुए थे आंध्र प्रदेश और गुजरात में ना, एक इंटरनेशनल NGO ने ना HPV वैक्सीन का ना ट्रायल किया था। अब इसी ट्रायल में जो 7 बच्चियां ऐसी थी जिनको वैक्सीन लगी थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो उस वक्त पूरे देश में बवाल मच गया था और लोगों का ना वैक्सीन के ऊपर से भरोसा उठ गया था। सरकार नहीं चाहती कि ऐसी कोई घटना दोबारा से रिपीट हो। बाद में देखो इस घटना के बाद में क्या हुआ था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बॉडी जो है ना, इसने जांच की थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो मौत की वजह थी ना वो वैक्सीन नहीं थी। मौत की वजह वैक्सीन नहीं थी तो शायद लगाए अच्छे ढंग से वैक्सीन लगाई नहीं गई। मतलब ये तो साफ साफ देखो ICMR ने नहीं बताया कि 2009-10 में वो 7 बच्चियों की डेथ क्यों हुई थी, लेकिन वैक्सीन की वजह से वो डेथ नहीं थी ये बताया गया ICMR इन्वेस्टिगेशन ने। तो इसी इंसिडेंट के कारण फिर सरकार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस प्रोग्राम में। कंडीशंस जो हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं कि सिर्फ सरकारी फैसिलिटीज़ में लगेंगी। फिर अब देखो यहाँ पे ना एक टर्म है, इसका मतलब जान लीजिए, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊं, देखो वैक्सीन लगने के बाद कोई छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स अगर होते हैं ना तो उनको कहा जाता है AEFI। 2009 में जो ये घटना हुई थी ना, अब इस घटना ने अपने को ये सिखाया कि अपने को ना AEFI को ना कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, यानी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए देखो नए प्रोग्राम में ना रूल बनाया गया है कि वैक्सीन के लगने के बाद में ना बच्चियों को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, और अगर कोई भी साइड इफेक्ट सामने आता है तो स्किल्ड मेडिकल टीम देखो वहां पे ना तुरंत मौजूद होगी उसको मैनेज करने के लिए। समझ गए? ये अच्छी चीज है, सरकार देखो ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लास्ट में ना राइटर बोलते हैं प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए देखो 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो वर्किंग कोल्ड चेन। देखो ये वैक्सीन जो है कोई नॉर्मल पानी की बोतल नहीं है, मतलब स्पेसिफिक ठंडे टेम्परेचर में रखना पड़ता है वैक्सीन को ताकि वैक्सीन अच्छे से काम करे। तो ना फैक्ट्री से लेकर इंजेक्शन लगने तक उस वैक्सीन को ना ठंडी जगह पे स्टोर करके रखा जाए, जिसे हम बोल रहे हैं यहां पे कोल्ड चेन। ये मजबूत होनी चाहिए ताकि वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़िया मेंटेन रहे। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। जनता से देखो आप कुछ छुपाइए मत। अगर देखो साइड इफेक्ट आए तो उसे ओपनली बताओ भी कि भैया इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, इसे हम ठीक कर रहे हैं। ट्रस्ट का बिल्ड करना जरूरी है, ट्रस्ट को बिल्ड करना जरूरी है। फिर मेटिकुलस रिपोर्टिंग ऑफ AEFI, मतलब पूरे देश में अगर देखो एक भी रिएक्शन सामने आता है ना, वैक्सीन का साइड इफेक्ट सामने आता है, तो
उसकी ना एकदम बारीकी से रिपोर्टिंग होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। कंक्लूजन में तो देखो यही बोला जाता है कि जो सर्विकल कैंसर है ना, ये देखो एक ऐसी जंग है जो हम देखो पूरी तरीके से जीत सकते हैं अगर हम देखो सही समय पर 14 साल की बच्चियों को एक सिंगल डोज वैक्सीन लगा दें और प्रॉपर साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर कर लें, और जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनकी स्क्रीनिंग, उनकी मॉनिटरिंग हम बढ़ा दें, तो फिर देखो आने वाली जनरेशन्स को ना इस बीमारी से हम बचा सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो बोटल्ड वाटर से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले ना आप देखो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझो। देखो एक समय ऐसा था कि ना म्युनिसिपल पानी पे लोगों का भरोसा था। ताज़ा पानी आता था, म्युनिसिपल वाटर मतलब सरकार की सप्लाई आती थी और उसे हम पी लेते थे। हमें लगता था कि सरकार ने साफ करके भेजा है। लेकिन देखो आज के समय में ना रेलवे स्टेशन हो, ऑफिस हो, रेस्टोरेंट्स हो, जो हम बोटल्ड वाटर पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमें लगता है ये बोतल वाला पानी जो है वो किनली, बिसलरी, वो ज़्यादा सेफ है। वो अब लग्जरी नहीं है, वो अब आवश्यकता बन गया है। हम सोचते हैं कि ये जो प्लास्टिक में सील्ड पानी है ये 100% सेफ है। अब देखो राइटर बोलते हैं ये जो बोतल वाला पानी है ना, माइक्रो बायोलॉजिकल देखो सेफ जरूर है, मतलब इसमें बैक्टीरिया नहीं होते, ये बात सही है, लेकिन ये कंप्लीटली सेफ है या नहीं है, अब इसका आंसर इस आर्टिकल में मिलता है। देखो जो बोतल वाला पानी हम पीते हैं ना, उसमें काफी सारे हिडन रिस्क हैं। पहला सबसे बड़ा रिस्क है माइक्रोप्लास्टिक्स का। माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है? माइक्रोप्लास्टिक्स देखो ये प्लास्टिक के वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो देखो 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं। नागपुर महाराष्ट्र का ना एक चौंकाने वाली केस स्टडी हाल ही में सामने आई। वहां पे ना बोटल्ड वाटर की ना टेस्टिंग हुई और रिजल्ट क्या निकला? हर लीटर में ना 72 से 212 माइक्रोप्लास्टिक्स के पार्टिकल्स मिले। जो लोकल ब्रांड्स थे महाराष्ट्र के, वहां पे माइक्रोप्लास्टिक्स के पार्टिकल ज्यादा मिले और जो नेशनल ब्रांड्स थे उनमें थोड़े कम मिले। और देखो सिर्फ नागपुर नहीं बल्कि मुंबई में और कोस्टल आंध्रा में भी जो स्टडी की गई थी ना, वहां पे भी हर सैंपल में माइक्रोप्लास्टिक्स के कण, माइक्रोप्लास्टिक्स के पार्टिकल मिले हैं। सोच के देखो, हम पानी के साथ साथ ना प्लास्टिक्स पी रहे हैं। अब ये आप पूछोगे सर ये हेल्थ के लिए कैसे खतरनाक है? क्योंकि देखो जो ये माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं ना, अपने साथ काफी सारे जो जहरीले पोल्यूटेंट्स हैं ना वो कैरी करते हैं। और अभी ना आप इससे भी ज्यादा एक और खतरनाक टर्म समझो, नैनो प्लास्टिक। नैनो प्लास्टिक तो देखो इतने छोटे होते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में जो मशीन एग्जिस्ट कर रही है ना, वो भी मशीन इन नैनो प्लास्टिक्स को डिटेक्ट नहीं कर पाती। और ये हमारी बॉडी के ना बायोलॉजिकल बैरियर्स को क्रॉस करते हैं, हमारे खून में चले जाते हैं, हमारे दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वहां पे चले जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात देखो ये है, हमारे जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं ना, उनमें नैनो प्लास्टिक्स का जिक्र तक नहीं है। समझ गए? फिर राइटर बोलते हैं एक प्रॉब्लम देखो केमिकल लीचिंग की भी है। केमिकल लीचिंग की क्या प्रॉब्लम है? देखो प्लास्टिक की बोतल्स जो होती है ना, प्लास्टिक की बोतल्स में केमिकल्स होते हैं। जैसे ये प्लास्टिक का है, अब इसमें ना केमिकल होंगे। केमिकल्स जैसे देखो एंटीमोनी या फिर पथलेट्स, मतलब ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं। अब आपको पता है दुकानों के बाहर में ना प्लास्टिक की जो बोतल है ना, वो धूप में पड़ी रहती है, देखा होगा ना। तो जब देखो पानी की जो बोतल्स हैं वो ट्रकों में या फिर दुकानों के बाहर धूप में रह जाती है ना, तो गर्मी होती है, सनलाइट आती है, तो ये जो यूवी रेज है ना या फिर गर्मी है, उसके कारण ना ये प्लास्टिक के जो केमिकल्स हैं ना वो पिघल के पानी में आ जाते हैं। समझ गए? पानी में घुल गए और हम वही पानी फिर पी लेते हैं। लेकिन हमारे जो करंट रूल्स हैं ना, वो सिर्फ देखो शॉर्ट टर्म सेफ्टी देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि डेली अगर कोई ये बोतल वाला पानी पी रहा है तो कितना ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स और केमिकल को वो कंज्यूम कर रहा है। रूल्स ये नहीं देखते। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो इंडिया में ना पानी की जो सेफ्टी है कौन इंश्योर करता है? FSSAI जो फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये करती है। पहले देखो
BIS का जो सर्टिफिकेशन था ना वो मैंडेटरी था, लेकिन अब नॉर्म्स चेंज हुए हैं। देखो ये बात सही है, FSSAI ने पहले की अपेक्षाकृत क्वालिटी तो थोड़ी बेटर की है, लेकिन अभी भी ना एक बड़ा गैप है। माइक्रो प्लास्टिक्स की जो टेस्टिंग है वो कंपलसरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है। और कर्नाटक का तो देखो एक स्टेट लेवल का सर्वे ये बताता है कि कई सारे पानी के बोतल वाले जो सैंपल्स थे ना बिल्कुल अनसेफ थे। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है, हजारों जो छोटे छोटे बोटलिंग वाले जो प्लांट्स हैं ना बिना चेकिंग के चल रहे हैं, और हमारा जो बहुत प्रीशियस ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड वाटर भी चूस रहे हैं ये बोटलिंग वाले प्लांट्स, और ना इनकी कोई चेकिंग हो रही है। तो एक तरफ देखो अनहेल्दी वाटर लोग पी रहे हैं ये सोच के कि बोतल वाला पानी है, दूसरी तरफ इन्वायरमेंट की जो कॉस्ट है वो भी हमें चुकानी पड़ रही है क्योंकि ये ग्राउंड वाटर से पानी निकालते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल सा बन गया है। और इवन जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक वाली जो बोतल्स हैं वो भी कचरे में जाती हैं, वो भी मतलब नदियों में जाती हैं, ओशंस में मिल जाती हैं, वो भी बाद आगे चल के क्या बनाती हैं? माइक्रो प्लास्टिक्स ही तो बनाती हैं आगे चल के। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं है देखो कि हम बोटल्ड वाटर जो है वो बैन कर दें, नहीं। इमरजेंसीज में, डिजास्टर रिलीफ के लिए या फिर रिमोट एरियाज के लिए बोटल्ड वाटर जरूरी है। प्रॉब्लम यूज नहीं है, प्रॉब्लम ओवर डिपेंडेंस है। तो ना राइटर एक सॉल्यूशन ये बताते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, घरों में पॉइंट ऑफ यूज फिल्टर लगा होना चाहिए। मतलब घरों की टूटी में जो पानी आ रहा है ना, टूटी पे ही फिल्टर लगा दो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। समझ गए? और बोतल्स को धूप में ना रखें, यह भी इंश्योर करवाना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। और म्युनिसिपल वाटर की जो सप्लाई है ना उसको दोबारा से स्ट्रोंग बनाना होगा, ट्रस्टवर्दी बनाना होगा। सरकार इसके लिए प्रयास करे कि हाँ भाई जो पानी सरकारी पानी आए, म्युनिसिपल बॉडी से पानी आए, वो साफ हो। तो कुल मिला के 3-4 सॉल्यूशन राइटर बताते हैं। आप भी बताइए आपके मन में कोई सॉल्यूशन आ रहा है तो इस पे आप बताइए। तो ये थे हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में देखो क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जो हमने सबरीमाला टेम्पल वाला इशू डिस्कस किया था ना, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला, उससे संबंधित है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।